हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर नंबर 5 और क्लाइमेटोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर मासेस और फ्रंटोजेनेसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एयर मासेस होते क्या है। एक एयर मास एक लार्ज वॉल्यूम है एक एयर का जो एटमॉस्फेयर में बनता है। ये मोस्टली यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सेम रहता है इन टेम्परेचर एंड इन मॉइस्चर। एयर masses can be extend thousands of kilometers across the surface of the earth and reach to the ground level of the stratosphere. तो अर्थ का जो मेजर ओरिजिनेट होता है एयर मास, वो होता है पोलर में, सब ट्रॉपिकल में और लैटिट्यूड्स में। The middle latitudes consists spatially a zone of modification, interaction and mixing of the polar tropical air masses. इसमें सिर्फ यही याद करने की जरूरत है कि जो एयर मास होता है वो एक लार्ज वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ एयर मासेस। बेसिकली एयर मासेस की जो टाइप है वो चार तरह का है: आर्टिक, ट्रॉपिकल, पोलर एंड इक्वेटोरियल। आर्टिक एरिया में ज्यादातर जो एयर मासेस हैं वो कोल्ड नजर आएंगी, आर्टिक रीजन में आएंगी। ट्रॉपिकल में जो है वो लो लाइंग लैटिट्यूड्स में आएंगी और वार्म अप होंगी एक मॉडरेट लेवल पे। पोलर रीजन में हाई एल्टीट्यूड्स होंगी और थोड़ा सा कोल्ड रहेगा। इक्वेटोरियल में स्टार्ट होंगी बनना, इक्वेटर तक जाते जाते ये वार्म हो जाएंगी। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब के बाद भी एक मेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें है मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल। मैरीटाइम वंस फॉर्म ओवर द वाटर बॉडीज एंड फिल विद द मॉइस्चर। अगर बाय चांस ये कोई वाटर बॉडी है, इसमें इवेपोरेशन हो, तो जो इसका एयर मास यहाँ पे होगा वो बेसिकली देखा जाए तो जो उसमें मॉइस्ट वाला पार्ट है, मॉइस्चर है, नमी है, वो ज्यादा दिखी जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल वंस फॉर्म ओवर द लैंड एंड अगर कॉन्टिनेंटल में कुछ ऐसा हो रहा है लैंड से हुआ तो ज्यादा मॉइस्चर जा नहीं पाया, जिसकी वजह से एरिडिटी यानी कि ड्राइनेस आ गई। Next is key features of air masses. First one is temperature. Temperature of an air mass is determined by the temperature of the surface over which it forms. अगर basically कोई भी air mass warm region पे है तो उसका temperature high होगा, तभी वो warm बनेगी। अगर कोई भी cold surface पे बन रही है तो जो temperature रहेगा उसका lower रहेगा। जैसे दो example दे रखे हैं: Sahara deserts in North Africa during the summer and have temperature reaching over 40 degree. नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मास क्लासिफाइड होती है मॉइस्चर कंटेंट से जो सरफेस के ऊपर आती है। एंड एयर मास दैट फॉर्म ओवर ओशियन एंड अदर वाटर बॉडी टेंड्स टू मोर ह्यूमिड। अगर कहीं वाटर बॉडीज हैं तो जो वहां के ऊपर एयर मास बनेगा वो काफी ज्यादा ह्यूमिड कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई ड्राई लैंड एरिया पे बन रहा है तो उसका जो ड्राई है थोड़ा सा ज्यादा ड्राई रहेगा। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। जो वार्म एयर मास होता है जनरली लेस स्टेबल होता है क्योंकि हल्का होता है, जल्दी ऊपर उठता है। और जो कोल्ड होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी कम होती है प्रेसिपिटेशन की वजह से। कोल्ड एयर मास एक अदर हैंड पे ज्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि वो रिमेन रहता है सरफेस पे। सरफेस पे क्यों रहता है? क्योंकि जो कोल्ड एयर मास होता है वो भारी होता है, वो सरफेस पे ही बैठा रहता है। कॉलिजन होता है जब एमटी का यानी कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल का कॉन्टिनेंटल पोलर से, तो जो वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, लेस वार्म फ्रंट का। और जो वो पीरियड कहलाता है वो रेन और शावर, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और शावरिंग होती है। Next is role of air mass in macroclimate changes. Weather friends. When the warm maritime tropical air mass from the Gulf of Mexico collides with the cold continent polar air mass of the central US, it's a stationary front. Next हम पढ़ेंगे stationary front क्या होता है। The clash between two air masses can be result in the prolonged period of heavy rain and thunderstorms. जब दो एयर मासेस का क्लैश होता है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए तो बहुत भारी बारिश आती है, थंडरस्टॉर्म जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है और उस एरिया में फ्लड, इतनी बारिश आती है कि फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज सीजनल शिफ्ट। एक साउथ एशिया में ड्यूरिंग दिस समर जब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में एयर मास नॉर्थवर्ड की तरफ जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंटरेक्ट करता है मॉनसूनल विंड से, तो उसके इंट्रैक्शन से इंडियन समर का मॉनसून का ऑनसेट होता है, जिससे वाइड स्प्रेड रेनफॉल आती है, वाटर रिसोर्स आते हैं रीजन में।
ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न, हेडली सेल आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हेडली सेल एक लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्रिएट करता है, जो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी के भी एरिया का डिस्ट्रीब्यूट करना एयर मास का। जैसे जैसे वार्म एयर गर्म हवा ऊपर इक्वेटर की तरफ जाती है, मूव्स पोलवर्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स, और पोलवर्ड पोल की तरफ जाती है हाई एल्टीट्यूड्स पे, फिर डिसेंड होती है 30 डिग्री पे। जो सर्कुलेशन पैटर्न बनते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन की और मूवमेंट की ट्रेड विंग्स की, दैट इज अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट इज एल नीनो एंड ला नीना। ड्यूरिंग एल नीनो वार्म वाटर सेंट्रल और पैसिफिक ओशियन में रहता है, जिसकी वजह से रिडक्शन होती है, कम होता है अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर। जब वीक हो जाता है ये, तो यूजुअली हमबोल्ट करंट मैराइन इकोसिस्टम को काफी खराब करता है, जिसके कारण अगर मैराइन सिस्टम को करेगा तो सबसे ज्यादा एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इम्पैक्टिंग फिशरीज एंड वेदर पैटर्न ग्लोबली। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट जोन। जो मूवमेंट होती है पोलर एयर मास की नदर्न हेमिस्फेयर में ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम, वो एक पोलर क्लाइमेट जोन तक में अफेक्ट करती है। और कोल्डर क्लाइमेट का जो कोल्डर टेम्परेचर होता है स्नो का उस एरिया का नॉर्मल रहता है और टेम्परेट काफी नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। Changes in the movement of air mass over time can contribute to long-term variability. For example, alteration in frequency and intensity of Arctic air masses reaching to the mid-altitude and influence the frequency and severity of cold outbreak. Hope you are getting my point. These variations have implication for agriculture, energy demand and public health. जब लॉन्ग टर्म किसी में एयर मासेस में चेंज आता है तो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में क्लाइमेट में वो कंट्रीब्यूट करता है। Next is front. When two different air masses meet, the boundary zone between them is called front. The cold air mass tend to sink क्योंकि भारी होता है तो वो sink करता है, और जो warm air mass tends to rise, हल्का होता है इसलिए rise करता है। This explains why fronts are always inclined. इसका मतलब होता है तभी fronts काफी inclined होते हैं। फ्रंट डेवलपमेंट कैन मोस्टली बी फाउंड ऑन मिड लैटिट्यूड्स रीजन। जो फ्रंट्स बनते हैं वो ज्यादातर मिड लैटिट्यूड रीजन्स में बनते हैं, 30 से 65 डिग्री में बनते हैं इन बोथ हेमिस्फीयर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नॉन एज फ्रंटोजेनेसिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस कुछ नहीं है, एक वॉर है कि पहले कौन, किसकी, दो एयर मासेस की। इसकी जो प्रोसेस होती है फ्रंट की, उसको हम कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोलाइसिस क्या होता है? डिस्पिटेशन ऑफ फ्रंट, यानी कि फ्रंट जब डिस्पाइट होता है कि जब जीत गया, वन एयर मास विन अगेन, मतलब एक एयर मास अगर दूसरे एयर मास के अगेंस्ट जीत जाता है तो हम उसको कहते हैं फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोजेनेसिस अकर होता है जब दो एयर मासेस आपस में कोलाइड करते हैं। फ्रंटोलाइसिस उसकी रिप्लेसमेंट होती है ऑफ वन एयर मास बाय अनदर। फ्रंटोजेनेसिस अकर एंटी क्लॉकवाइज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोलेज इफेक्ट। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोरोलेज इफेक्ट की वजह से क्यों होता है। हिंट भी मिल गया। फ्रंटोजेनेसिस कॉज अ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। अगर फ्रंटोजेनेसिस होता है तो जो मिड लैटिट्यूड वाला एरिया है उसमें साइक्लोन्स बनते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि क्लॉकवाइज चलेगा सदर्न हेमिस्फेयर में CS, और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। बस दिस इज ओनली पॉइंट जो हमें ध्यान से समझना होता है और कंफ्यूज कर देता है। Next is frontogenesis necessary conditions. It is critical to have two opposing air masses with the contrasting air temperature, pressure, density and humidity. Two opposing air masses must have contrasting temperature. उन दो air masses का temperature भी contrast होना चाहिए, being one being drier and heavier and other being hot, humid and light. In such cases, heavier, cold and denser air mass invade the area, lighter, warmer. कभी कभी जब heavy cold air mass होता है तो वो dense air mass को अपने enter कर लेता है। The two masses must either move in same direction or converge. या तो सेम डायरेक्शन में उनको जाना ही पड़ेगा अगर कोई आपको एयर मास है तो। When air mass separate, they move in
अपोजिट डायरेक्शन। बट जब ये मासेस सेपरेट होते हैं तो ये अपनी अपनी डायरेक्शन में जाते हैं, ये इस रास्ते और ये इस रास्ते। व्हेन नो फ्रंटोजेनेसिस अकर, क्योंकि फ्रंटोजेनिस नहीं होगा, क्योंकि फ्रंटोजेनिस में क्या होता है, मिलना ही तो होता है दो एयर मासेस को। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ देम टू बी फॉर फ्रंटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो। Next at types of front. There are four types of front basically: stationary front, cold front, warm front, and occluded front. First one is stationary front. When two contrasting air masses converge and form a boundary without intermixing of wind is a stationary front. यहाँ से cold आ रहा है, यहाँ से warm आ रहा है, जो ये बीच में formation होगी, ये जो बीच में formation होगी, that is stationary front. ठीक है, the wind flow is a parallel and the wind flow is parallel to the front but it is in opposite direction. Such fronts are temporary front and mostly short lived. अब इसमें किस तरीके का बादल बनेगा, इसमें बनेगा cumulonimbus cloud. Frontal precipitation results from warm air overrunning along the front like a this. Cyclones moving along are still front. ये देखो इस तरीके का, दिस इज cumulonimbus clouds. अब क्या होगा, फ्लडिंग अलोंग द फ्रंट बाय डंपिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन. इतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाएगी कि फ्लड आने का चांसेस बढ़ जाएगा. दिस इज स्टेशनरी फ्रंट. Next one is warm front. When warm air masses move towards the cold air masses, the contact zone is a warm front. As the warm air ascends the slope, it condenses and causes precipitation. The warm front has a gentle slope of 1 kilometer. ज़्यादा slope नहीं बना रहा है, सिर्फ एक ये वार्म जा रहा है, ये कोल्ड जा रहा है, बस इतना सा ही बना रहा है. वेदर कैसा रहता है, वैसे तो टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन चेंज करता है ग्रेजुअली. फिर जो वार्म एयर फ्लो करती है स्लोप पे, causing condensation and precipitation. These fronts being moderate precipitation are across the wide area and causing several are a rise in temperature, a drop in pressure. Temperature बढ़ा और प्रेशर घटा, और इससे क्या होगा, वेदर को सिग्नल मिलेगा कि फ्रंट्स बन रहे हैं. अब क्लाउड्स कैसे बनेंगे, इस तरीके से. द हायरार्की ऑफ क्लाउड वी अप्रोचेस साइरस, स्ट्रेटस एंड निम्बस. दिस इज साइरस, this is stratus, and this is nimbus. Cirrus, stratus, and nimbus. This type of clouds will be formed. There are no cumulonimbus clouds due to mild gradient. The sun and moon are surrounded by the cirrostratus cloud that form that the front in the warm front. मतलब cirrostratus नहीं बनेंगे, तीन तरह के बनेंगे: cirrus, stratus, and nimbus. Next is cold front. It is a front in which the cold air is moving toward the warm air. जब cold air warm air की तरफ जाएगी तो cold front बनेगा. As the cold air mass dense, क्योंकि cold जो air mass होगा वो भारी होगा तो वो ground पे रहेगा. But जो cold air mass होगा वो force करेगा उसको uplift करने में. क्यों uplift करने के लिए force करेगा, क्योंकि जो warm air होता है, warm air mass होता है, वो कैसा सा रहेगा, dense. जो फ्रंट इज एसोसिएटेड इज अ नैरो बैंड ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन. ये जो कोल्ड फ्रंट है थोड़ा स्टीपर स्लोप पे बनेगा, और जो इसका स्लोप है 1 किलोमीटर से लेकर 50 से 100 किलोमीटर तक ये बनेगा. अब वेदर कैसा रहेगा, नैरो जोन ऑफ क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन रहेगी दैट टर्न्स अलोंग दिस सच फ्रंटोजेनेसिस. Thunderstorms are frequent in warm sector during the summer. Tornadoes can occur in a warm places like जैसे यूएसए है, तो इसने ये बता रखा है कि जहाँ पे थोड़ा वार्म सेक्टर रहेगा थंडरस्टॉर्म बनेंगे, वार्म प्लेसेस है वहाँ पे टोरेंडो जैसे यूएस वाले एरिया में. Causes weather to change more abruptly weather change करेगा. Within the with the first hour temperature might drop by the 15 degree. कोल्ड कैसी फॉर्मेशन होगी, इंक्रीज होगी, पहले तो विंड एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसके बाद साइरस क्लाउड आएंगे, फिर लोअर थिकर ऑटोनॉमस बनते जाएंगे. नेक्स्ट इज ऑक्लूडेड फ्रंट. एक ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्म करता है जब कोल्ड फ्रंट ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को. एज द कोल्ड फ्रंट मूव फास्टर देन द वार्मर फ्रंट, द वार्म सेक्टर रिड्यूस इन साइज. जैसे ही कोल्ड फ्रंट मूव करता है फास्टली वार्म फ्रंट की तरफ, जो वार्म सेक्टर होता है वो थोड़ा सा साइज में रिड्यूस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. अब यहाँ पे कैसा, ये बारिश का मौसम बना, बारिश हुई, क्लाउड्स बने, फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, वेदर कैसा रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन रहेगा कोल्ड और वार्म का.
बेसिकली वेस्ट यूरोप में फ्रीक्वेंटली ये देखा जाएगा। उसके बाद जो ओक्लूडेड फ्रंट है वो एक मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स को इमरजेंस देंगे और टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे। Next thing is, as both the cold front and the warm front, a mixture of cloud form, mixture ही clouds का बनेगा on the opposing side of occlusion, cold front और warm front के occlude में। ठीक है, अगर आपको फिर भी मुझसे कोई डाउट हो, यू कैन आस्क एनी टाइम। में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद फ्रंट का क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है? द वेदर चेंजेस when the front passes through a region। अभी हमने इतना पढ़ा जिसमें हमें ये बात तो समझ आ गई कि वेदर चेंज करता है। वेदर कंडीशन लाइक रेन, thunderstorm, strong winds and tornadoes are brought by the phenomena, and cold front may bring about the violent thunderstorm. There can be low stratus cloud at the warm front. After the front has passed, skies बिल्कुल साफ हो जाएंगे। Other frontogenesis only change with the temperature. Nevertheless, some fronts form can initiate the biggest storm also. जैसे कि कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ट्रॉपिकल एटलांटिक में वेवी फॉर्म बन सकता है। तो इस तरीके से फ्रंट हमारा इफेक्ट देता है क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस पे। They travel across the surface of the earth over several days, and powerful winds like jet streams frequently use mountains and other land features of the convergence rules। ये था फ्रंट का क्लाइमेटिक कि क्लियर स्काईज भी कब आएंगे, जब वो फ्रंट पास हो रहा है वहां से चला गया। लो स्टेटस कब बनेंगे, जब वार्म फ्रंट हो। सो दिस इज इट। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।